हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एसएसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर 2 है, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन का। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने 25 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस किए जो कि आपके प्रीवियर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट 40 to 45 क्वेश्चन जो इसमें है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो इसका पहला सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इन सेशंस के रिगार्डिंग तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए और जो बाकी एग्जाम्स है आपके जैसे पटवारी है, जूनियर असिस्टेंट है या फॉरेस्टर का एग्जाम है, उन सब एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए जो आज का जो ये सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका जो डेट शीट जो है वो भी आ चुका है। 20 जून यानी कि आफ्टर इलेक्शन जो है आपका एग्ज़ाम है। तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बस अब आप यही करिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी स्पीड आप बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आप सबकी इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हु डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कौन थे वो साइंटिस्ट जिसने क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ ओजोन, डिस्कवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो पहले ऑप्शन है GMB डॉब्सन, सिडनी चैपमैन, कैरल सागान या हेनरी ब्यूसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी ब्यूसन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का है ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले हम यहाँ पे अगर ओजोन की हम बात करेंगे, ओजोन की जो फार्मूला वो क्या, O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पे ओजोन की बात करेंगे, ओजोन यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के ओजोन, 2 टाइप्स। देखिए एक होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, और दूसरा है हमारा जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर, या हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, तो यहाँ ये कैसे बनता है, यहाँ पे एक्चुअली 2 स्टेप्स है। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन में 2 स्टेप्स यहाँ पे हैं। ठीक है, पहले होता क्या है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है यानी कि O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस पे क्या पढ़ते हैं, इस पे पढ़ते हैं UV यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये O2 जो है ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, O+O, यानी कि जब इस पे क्या पड़ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और यहाँ पे एक और O2 का मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इनमें से ये एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो ये बन जाता है फिर यहाँ पे O3 जिसे हम कहते हैं ओजोन। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है ओजोन या स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है, तो इसकी फॉर्मेशन ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन है वो कैसे यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे भी कौन से रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे VOCs यानी कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनके बीच यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देंगे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो कौन कौन सा है, फॉर एग्जांपल CH4 है, मीथेन है, या हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की है, ये किसके साथ क्या रिएक्ट करते हैं, ये करते हैं रिएक्ट NOx यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं NOx प्लस VOCs, और यहाँ पे क्या बढ़ जाते हैं, सनलाइट, तो यहाँ पे हमें मिलता है फिर ओजोन O3। ठीक है, और इस ओजोन को हम कहते हैं कौन सा ओजोन, जो कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये करता है एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये क्या करता है, एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ओजोन की, ओजोन अगर क्या है, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर में क्या करता है, ये एक्ट एज करता है यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ओजोन है ये एक पावरफुल ऑक्सीडेंट, इट एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडेंट। ठीक है, क्या एक्ट कर रहा है, पावरफुल ऑक्सीडेंट। ठीक, और ये ओजोन जो है, ओजोन क्या करता है,
ये करता है एब्जॉर्ब, जो यानी कि हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज, मगर कौन सी, यूवीबी बी टाइप। जो हमारे यूवी रेज होते हैं ये 3 टाइप की हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या किसके बराबर, इनकी वेवलेंथ है इक्वल टू 280 टू 325 नैनोमीटर। तो ये है इनकी वेवलेंथ का रेंज, 280 टू 325 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कितने हाइट पे, अबाउट 25 किलोमीटर्स, यानी कि फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ 25 किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या प्रेजेंट होता है, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर किस में है, ये है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, ओजोन के रिगार्डिंग। और इसके अगर कलर की बात करेंगे, इसका कलर क्या है, इसका कलर है पेल ब्लू, पेल ब्लू इसका कलर है। और पंजेंट स्मेल है इसकी, और स्मेल क्या है, पंजेंट, ठीक है। और केस करता है पावरफुल ऑक्सीडेंट, और क्या ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ओजोन की। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी बेसन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है यहाँ पे, बिटवीन व्हाट ऑल्टीट्यूड्स इज द ओजोन लेयर फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशंस। तो हमें बताना है कि किस ऑल्टीट्यूड पे जो ओजोन है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है, 10 to 20 किलोमीटर, 20 to 40 किलोमीटर, या 40 to 55, या 55 to 70 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 to 24। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से यानी कि 15 किलोमीटर, यानी कि 0 किलोमीटर्स टू 15 किलोमीटर्स, इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, और इसके बाद यानी कि 15 to 35, यानी कि 15 to 35 की अगर हम बात करेंगे, 35, इस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। और इसी में प्रेजेंट होता है क्या, ओजोन लेयर, इसमें प्रेजेंट होता है किस, अबाउट लगभग 25 किलोमीटर पे, अबाउट 25 किलोमीटर पे होता है ओजोन लेयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन फिट बैठती है, 20 to 40 किलोमीटर, 25 इसी रेंज में आता है, तो बिटवीन 20 to 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। और 90% ओजोन जो है वो यहीं पे पाया जाता है, 90% ऑफ ओजोन जो है वो किस में पाया जाता है, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में। और बाकी का जो 10% है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। तो और ये वाला ओजोन जो है ये एक्ट करता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक। और ये वाला ओजोन जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच आर द फॉलोइंग यूवी रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सनबर्न्स एंड स्किन कैंसर। तो अभी बताया मैंने आपको कौन सी रेडिएशन है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि यूवी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज यूवी बी। और ये कौन से डिजीज काज करते हैं, एक तो करते हैं स्किन कैंसर का खतरा रहता है यहाँ पे, स्किन कैंसर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे सनबर्न, और एक डिजीज है जेनेटिक डैमेज भी हो जाता है इनकी वजह से, जेनेटिक डैमेज यानी कि डीएनए को ही डैमेज कर सकते हैं, जेनेटिक डैमेज, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज बी। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हेन वाज द ओजोन होल डिस्कवर्ड। तो ओजोन होल कब डिस्कवर हुआ, 1974 में, 1964, 1994 या 1984। देखिए एक्चुअल ये डिस्कवर हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985, क्योंकि 1985 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, और क्लोज ऑप्शन कौन से यहाँ पे 84। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1984, ठीक है। अगर आपको आएगा क्वेश्चन में ये एग्जाम में, तो वहाँ पे ऑप्शन होगी 1985, और अगर 1985 नहीं होगी तो वहाँ पे ऑप्शन होगी 1984। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे ये किसने डिस्कवर किया था और कहाँ पे किया था, ये हुआ था डिस्कवर एंटार्क्टिका में डिस्कवर हुआ था ये, कब, 1985। और किसने किया था, ये किया था जोनाथन शैंकलिन, और कौन थे और थे, जो फेरमैन और थे ब्रायन गार्डिनर। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया ओजोन होल
इन एंटार्क्टिका, यानी कि अब वो एंटार्क्टिका किया इन 1985 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द ओजोन होल इज अ फिनोमेना दैट हैज ओकर्ड इन, तो कहाँ पे हुआ ये, आर्टिक रीजन, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन, साउदर्न टेम्परेट रीजन, या नन ऑफ द मेंशन्ड। अभी भी मैंने आपको बता दिया एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, तो यहाँ पे एंटार्क्टिका ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ द मेंशन्ड क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following chemicals are responsible for the depletion of stratospheric ozone layer? तो कौन से यहाँ पे केमिकल्स जो हैं रेस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे फॉर द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो था इसका, उसमें हमने डिस्कस किया है सारा कुछ ये, तो वहाँ पे हमने, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो पहले देखें। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। These are the features of high energy level and shorter wavelength। तो हमें बताना है हायर एनर्जी लेवल और शॉर्टर वेवलेंथ किन रेडिएशंस की प्रॉपर्टी या फीचर है। देखिए, अगर हम एनर्जी स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, यानी कि ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें कौन कौन सी वेव आती है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गामा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इसी तरह फिर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इसी तरह फिर विजिबल रेज हैं, आईआर इंफ्रारेड रेज हैं, माइक्रो वेव्स हैं, और हैं रेडियो वेव्स, और ये भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, यानी कि हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद आईआर, उसके बाद विजिबल। जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, अपोजिट, यानी कि गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद एक्स रेज की, उसके बाद यू यानी कि लीस्ट जो है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। और एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी का भी यही है क्या, मतलब पैटर्न। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हायर एनर्जी लेवल किन की, देखिए अगर हम यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल की बात करें तो गामा रेज है, इनकी हायर एनर्जी लेवल है, एक्स रेज और यूवी रेज, तो इन तीन की क्या है, इन तीन की एनर्जी लेवल हाई है, और इन तीन की जो वेवलेंथ है वो कम है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ। देखिए, यहाँ पे इंफ्रारेड है, अल्फा रेडिएशन, अल्फा 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 यहाँ पे है नहीं, ठीक, बीटा रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए, अगर हम यूवी रेज की यहाँ पे बात करेंगे, इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी है ज्यादा, और आईआर यानी कि इंफ्रारेड रेज की बात करें, इनकी एनर्जी है कम और वेवलेंथ है इनकी ज्यादा। और अगर हम यूवी की बात करें, यूवी की इनकी एनर्जी ज्यादा है और शॉर्टर क्या है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं, जो वेवलेंथ का क्या पैटर्न है और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का क्या पैटर्न है। और अगर हम रिलेशन देखेंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच, इनकी इनवर्स रिलेशन है, इनकी जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, या जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। The normal greenhouse effect is essential for sustenance of life on earth as it helps in maintaining the average temperature of the earth too। देखिए, हमें बताना है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारी अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होता अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। लेकिन द नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर sustenance of life on earth as it helps in maintaining the average temperature of the earth too। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे, एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखता है एवरेज टेम्परेचर। देखिए, अब अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तब जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता, वो हो जाता 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। तो ग्रीन हाउस की वजह से ग्रीन हाउस मेंटेन करता है हमारा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ का कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर नजर नहीं होता तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे आइसी रहता। तो ग्रीन हाउस की वजह से ये है जो अर्थ को क्या रखता है, वार्म रखता है। तो ग्रीन हाउस क्या रखता है, अर्थ को वार्म रखता है। कितना एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होता तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये फ़ारेनहाइट से यहाँ पे ऑप्शन होती तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज, तो इनकी वेवलेंथ क्या है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। अभी मैंने आपको बता दिया, शॉर्टर, लॉन्गर, इनफाइनाइट या जीरो। ठीक है, ये ऑप्शन तो है नहीं, तो फर्स्ट या सेकंड, ए और बी, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेज या इंक्रीज्ड इथेन लेवल। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी एनवायरनमेंट का जो सेक्शन था उसमें हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे बर्न करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोल की बात करेंगे तो कोल अगर हम यहाँ पे बर्न करेंगे, इससे क्या होगा, इससे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाएंगे कि इससे ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे ये गलत है, इंक्रीज इथेन लेवल ये भी गलत है। अभी यहाँ पे बी और सी है, इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैस या डिक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे देना, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है। तो आपको बताना है ये इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, लाइफ इज पॉसिबल, life on the earth is possible due to greenhouse effect. The greenhouse effect is a natural phenomena या natural process that maintains the earth temperature. ये ठीक है, अभी हमने देखा increased emission of greenhouse gas is a natural process, एक natural process है। ठीक, increased emission of greenhouse gases in the atmosphere increase the earth's temperature। तो यहाँ पे बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है नेचुरल प्रोसेस, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे, लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, करेक्ट है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस की इफेक्ट की वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अर्थ्स टेम्परेचर, तो ये मेंटेन क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर करता है कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस अर्थ्स टेम्परेचर। और इससे क्या होगा, अगर ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे अर्थ टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट है, ए, बी और डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या ये है रॉन्ग आंसर, इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज ए नेचुरल प्रोसेस, तो ये गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, The one which is not considered as naturally occurring greenhouse gas। तो हमें बताना है कि नेचुरली occurring greenhouse gas कौन सा नहीं है। इनमें से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए अगर हम यहाँ पे CFC की बात करेंगे, इनका जो सोर्स है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स। ठीक है, और मीथेन की अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोसेस, यानी कि राइस फील्ड्स की हमने बात की है, एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका भी क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, नेचुरल प्रोसेस। और इसी तरह अगर नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है, देखो अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की ये क्या है फॉर्मूला क्या है, N2O क्या है इसकी फॉर्मूला। ठीक है, N2O, यानी कि इसका एक और नाम है क्या है, वो लाफिंग गैस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये N2O जो है ये इतना खतरनाक है, ये एटमॉस्फेयर में अबाउट यानी कि अबाउट ये 114 ईयर्स के लिए रह सकता है। ठीक है, इतना खतरनाक है ये।
ठीक है, 114 ईयर्स। देखिए अगर हम यहाँ पे N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि इसको हम कहते हैं GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसके बराबर है, वो है 298। और यहाँ पे अगर हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो है 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका जो ये है GWP, वो ऑलमोस्ट 300 टाइम्स है ग्रेटर देन N2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि किसका, N2O का GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये है 3000 टाइम्स ग्रेटर देन किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इतना खतरनाक है ये N2O, यानी कि ये 114 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट किस में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है। और अगर हम इनके सोर्स की बात करेंगे, इसका सोर्स है क्या, सॉइल है, इसी तरह नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन है, मैन मेड भी है नाइट्रस ऑक्साइड के। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे CFC की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका क्या है, रेफ्रिजरेटर या AC। तो इसका नेचुरल सोर्स नहीं है, बाकी सबका मीथेन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का, इन तीनों का क्या है नेचुरल सोर्स, लेकिन CFC का क्या है, ये है मैन मेड, ठीक है। और ये एक्ट एज करता है कूलेंट, इट एक्ट्स एज कूलेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आ सकता है। CFC एक्ट एज कूलेंट किसमें, इन रेफ्रिजरेटर्स या AC यानी कि एयर कंडीशनर, इनमें काम करता है, एज ए कूलेंट का काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल। हमें बताना है यहाँ पे 3R प्रिंसिपल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, और ये JK PSI के एग्जाम में आया था, अक्सर आता है हर किसी एग्जाम में। पहले क्या है, रिड्यूस, उसके बाद है रीयूज, और उसके बाद है रिसाइकल, ठीक है। अगर हम रिड्यूस की बात करें तो रिड्यूस का क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम जो वेस्टेज है वो कम करें, यानी कि वेस्टेज जो है उसको कम करें, उसी को हम वेस्टेज, मतलब ये अगर हम बात करें तीनों में से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये है मोस्ट प्रेफर्ड, यही वाला आ रहा है, यानी कि मोस्ट प्रेफर्ड। क्यों जब हम रिड्यूस ही करेंगे वेस्टेज तो रीयूज करने की जरूरत ही नहीं है, ना रिसाइकल करने की फिर जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमारा जो वेस्टेज है उसी को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है रीयूज, यानी कि आइटम उसको दोबारा से यूज करना, आइटम उसको, या हम कहेंगे थिंग्स, यानी कि इनको क्या करना, अगेन यूज करना, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, यानी कि फेंकने से बेहतर क्या, इनको रीयूज करिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मतलब ओल्ड जार्स होते हैं हमारे पास, वो हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, या बाकी चीज़ों में यूज करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल ओल्ड क्लोथ्स है हमारे पास, वो हम चैरिटी में देंगे, तो इसका ये क्या हुआ, ये हुआ रीयूज। उसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम रिसाइकल करें, यानी कि पेपर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, या प्लास्टिक है, उनको हम किसी और ऑब्जेक्ट में हम मतलब तब्दील करें, ठीक है। तो यानी कि हम उनको फिनिश्ड मतलब गुड्स में हम उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और ये वाला जो स्टेप है ये लीस्ट प्रेफर्ड है ये, ठीक है। और मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा है, रिड्यूस, ठीक। तो ये है ऑर्डर, यानी कि रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी ऑप्शन नंबर C क्या है करेक्ट आंसर है यहाँ पे 38 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन विच ऑफ द ईयर गिवन ईयर डज द अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टेक प्लेस। देखिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि FCA, ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट आया था 1980 में, और इसका पहला अमेंडमेंट जो है वो कब आया था, वो आया था 1988। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया इसका, 1988। और जो इसका रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है FCA का, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसका रीसेंट अमेंडमेंट हुआ 2023 में। कब हुआ है, 2023 में। और ये जो है ये पूरे इंडिया में क्या एप्लीकेबल था, एक्सेप्ट J&K स्टेट, क्योंकि J&K स्टेट का जो है इनका अपना FCA यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1997, J&K स्टेट का अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है यानी कि 1997। देखिए एक और एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये रिपील हो गया कब, जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया,
तो ये वाला जो एक्ट ये रिपील हुआ बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडिया का है, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसने रिपील किया इसको J&K का, ये था 1978, यानी कि J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 ये रिपील हुआ बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कब हुआ? जब यहाँ पे लागू हुआ क्या? J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? हेपेटाइटिस ए इज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज? ये कौन से डिजीज है? फूड कंटेमिनेशन, वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, बोथ एंड बी। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया है कि इसमें डिजीज का जो लेक्चर है उसमें किया है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, तो ये दो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। देखिए अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे, ये होता है, ये एक फूड कंटेमिनेशन डिजीज है, फूड कंटेमिनेशन डिजीज, और क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न भी है, फूड कंटेमिनेशन भी है। और अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे, ये है क्या? ये है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और दोनों किसको अफेक्ट करते हैं? ये करते हैं लिवर को, यानी कि लिवर के डिजीज हैं दोनों। और बेटा ये हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या है? ये एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक, तो दोनों क्या है? डिजीज ऑफ लिवर। और जो ये है एसटीडी वाले यानी कि यूवी बी, ये ट्रांसमिट कैसे होती है? ये होती है ट्रांसमिट थ्रू ब्लड, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सलाइवा के थ्रू, या वेजिनल फ्लूइड्स, वेजिनल फ्लूइड्स या सीमेन, इसके थ्रू ये हो जाती है ट्रांसफर। ठीक, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इसका जो वायरस है कौन सा? ये दोनों क्या वायरल डिजीज है, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस, इससे ये हो जाती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजीज है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मेंशन द कैटेगरी दैट इज द वर्स्ट सफरर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मॉडरेट क्लास, रिच, पुअर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो दे देना। देखिए यहाँ पे हम हर एक कोई मतलब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो बता देना। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नेम द मोस्ट फ्रीक्वेंट एज वेल एज नेचुरली हैपनिंग डिजास्टर। हमें बताना इनमें से, देखिए एक तो नेचुरल डिजास्टर है, और क्या बताना है? जो फ्रीक्वेंट होगा, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा इनमें से। देखिए अगर हम अर्थक्वेक, फ्लड या सुनामी, तीनों क्या है? तीनों नेचुरल है, लेकिन हमें यहाँ बताना है और क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट है इनमें से कौन सा है? अर्थक्वेक, फ्लड या सुनामी। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, अर्थक्वेक, फ्लड या सुनामी, इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा है? कॉमन सेंस यहाँ पे आपको यूज़ करना है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? अगर हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकली रिच एरियाज। क्या है? बायोलॉजिकली रिच एरियाज, बायोलॉजिकली रिच एरियाज। ठीक है, तो टोटल कितने हमारे पास है? हम वर्ल्ड में टोटल है तो 36, कितने? 36। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कितने हैं? इंडिया में टोटल है 4। टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? 4 है। कौन कौन सा है? पहला है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और दूसरा क्या है? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है इंडो बर्मा रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फोर्थ है हमारा ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज नहीं, ईस्टर्न हिमालय, यानी कि जो कहाँ पे है? ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि ईस्टर्न इंडिया के साइड में। ठीक, तो 4 है अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन या ईस्टर्न हिमालयस। तो 4 हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है प्रेजेंट इंडिया में। और टोटल वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 36। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, दे कवर अबाउट 2.5% ऑफ टोटल लैंड मास, यानी कि वर्ल्ड का जो टोटल लैंड मास है उसका कितना है? 2.5%। कौन सा? ये 36 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का 43 का आंसर क्या है 36। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, स्टेट द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स ऑफ कॉफी और टी। तो हमें बताना है कौन सा ड्रग जो है एसोसिएटेड है किसके साथ, कॉफी या टी के साथ, कैम्फर, ओपियम, पॉपी या कैफीन या थॉर्न एप्पल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है कैफीन। तो कैफीन किस में होता है, कॉफी और टी में होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे कैफीन की बात करें, ये स्टिमुलेंट है, क्या है, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट। देखिए इसके जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या क्या है, देखिए पहले ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस, इंक्रीजेस इन अलर्टनेस। तभी हम कहते हैं कि जब भी पढ़ाई का टाइम होता है यानी कि नाइट के टाइम पे, तो कॉफ़ी पीनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इंसान की बढ़ाता है और अलर्टनेस ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड इम्प्रूव्स मूड, मूड को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव्स मूड। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीजेस एनर्जी, ये सारी इसके बेनिफिट्स हैं, इंक्रीजेस एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी या इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। तो ये है इसके कुछ बेनिफिट। देखिए अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात हम करेंगे, इट कॉजेस इंसोम्निया, इंसोम्निया। ठीक है, इट कॉजेस इंसोम्निया, इंसोम्निया। अगर हम यहाँ पे इंसोम्निया की बात करेंगे, ये क्या है, ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये क्या है, स्लीपिंग डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब बहुत डिफिकल्टी से जो है नींद आ जाती है, यानी कि इट मेक्स डिफिकल्ट टू फॉल एस्लीप। ठीक है, तो ये मेन काज है किसका, स्ट्रेस का बन जाता है। फिर क्या बन जाता है, इट बिकम्स द मेन कॉज फॉर स्ट्रेस या एंजाइटी। तो ये इसका क्या है, इंसोम्निया इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है। तो ये और क्या है, या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं इसकी वजह से एंजाइटी भी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, और हेडेक, हेडेक ये भी एक मतलब साइड इफेक्ट है किसका, कैफीन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या, नेम द डे दैट इज सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में आता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि जून 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द cause ऑफ यूट्रॉफिकेशन, इंक्रीमेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यूजिंग फर्टिलाइजर्स एक्सेसिवली, या बोथ एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ एंड बी। ठीक है, तो यूट्रॉफिकेशन ये भी हमने एनवायरनमेंट के लेक्चर में एक्सप्लेन किया, यूट्रॉफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो किस वजह से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। What would happen to the earth in the absence of ants? तो absence of ants में क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, लिटिल इम्पैक्ट, रिडक्शन इन टर्माइट्स, या नो इफेक्ट है। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन भी अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में आया है ऑलरेडी। ठीक, तो आप अगर मतलब कोई भी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। विच एक्टिविटी कैन टेंड टू लवर द वाटर टेबल, कौन सी एक्टिविटी जो है जिसकी वजह से वाटर टेबल कम हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, या सॉइल इरोजन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर है, यानी कि ओवर एक्सट्रैक्ट अगर हम करेंगे ग्राउंड वाटर, हम ओवर एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी ज़्यादा निकालेंगे, तब क्या होता है, जो वाटर टेबल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ सिकाई, जो ब्लैक सिकाई है इसका ब्लू कलर जो होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ सिकाई। तो जो सिकाई का कलर जो है कौन सा, ब्लू कलर, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो किस वजह से है, किस फिनोमेना की वजह से है। द वाटर वेपर इज प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। द सनलाइट गेट स्कैटर्ड ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स, the blue light gets absorbed by the air, the blue light is emitted through the atmosphere। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्केटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट स्केटेड बाय एयर मॉलिक्यूल। देखिए जो
एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को स्केटर करते हैं। ठीक है, क्या करें, स्केटर, यानी कि स्केटरिंग ऑफ लाइट इज द रीजन बिहाइंड द कलर ब्लू कलर ऑफ स्काई। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्केटरिंग की बात करेंगे, ठीक है, देखिए हमारे जो बहुत सारे यानी कि विब गयार का नाम आपका सुना होगा, विब गयार। तो ये क्या, ये सारे कलर्स हैं, वायोलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे कलर्स ये किस में होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं रेनबो में। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे ब्लू कलर की बात करेंगे या रेड की हम पहले बात करेंगे, रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ है लॉन्गेस्ट, इसकी वेवलेंथ है लॉन्गेस्ट। और वायोलेट की अगर हम बात करें, इसकी वेवलेंथ क्या है, वो लीस्ट, यानी कि इस ऑर्डर में वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। और जब स्केटर हो जाती है ये लाइट, तो हमें कौन सा कलर यहाँ पे दिखाई देता है ज्यादा, हमें दिखाई देता है ब्लू। देखिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या जिसकी वेवलेंथ यहाँ पे कम होगी, तो वो कलर क्या होगा, यहाँ पे वो ज्यादा स्केटर होगा, तो हमारी आईज को वही कलर दिखेगा। तो लेकिन अगर वायोलेट या इंडिगो की वेवलेंथ ब्लू से भी कम है, तो लेकिन हमें ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो ब्लू कलर है ये मतलब या हम वायलेट की बात करेंगे, हमारी आईज जो है ये इसके लिए सेंसिटिव ज़्यादा नहीं है, यानी कि वायलेट और इंडिगो के लिए, और ब्लू के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर है, जो सन है, ये ब्लू कलर को ज़्यादा इमिट करता है, यानी कि सन इमिट्स मोर ब्लू लाइट देन वायलेट। और हमारी आईज जो है वो सेंसिटिव तो है किसको, ब्लू लाइट को सेंसिटिव है ज़्यादा देन वायोलेट एंड इंडिगो, तभी हमें ब्लू कलर ही दिखाई देता है, वरना जो वायोलेट और इंडिगो है वो ज़्यादा स्केटर हो जाते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, ब्लू रेड की, और लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, वायोलेट, इंडिगो और ब्लू लाइट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो ये फिनोमेना स्किन ऑफ लाइट रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई। व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो हमें बताना है कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इनमें से कौन सा है, और ये भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, एसिड रेन, ओजोन, एरोसोल या नॉन ऑफ द अबव। तो एसिड रेन क्या है, ये है कॉज फॉर सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो कौन कौन सा एसिड होता है यहाँ पे, अक्सर H2SO4 या HNO3, यानी कि जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो किस वजह से बन जाता है एसिड रेन, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका मेन जो सोर्स है वो कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स। और कौन सा फ्यूल यहाँ पे यूज करते हैं हम, कोल। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, ये कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस 50 क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज जो लेक्चर है ये बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे देना। वाई आर रेडिएशन हार्मफुल, तो आप यहाँ पे हर क्वेश्चन पे वीडियो जो है लेक्चर पॉज करना, तो आप करेक्ट आंसर जो है फिर कमेंट सेक्शन में दे देना। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, और इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54, हु डिस्कवर द टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आए, ऑलरेडी JK SSB एग्जाम्स में भी आए हैं। तो आप यहाँ पे जो वीडियो है पॉज करना और फिर इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। 56, इसी तरह है 57, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है उसमें हमने डिस्कस किया है। इसी तरह 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70। व्हाट डज CPCB, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, SSC में भी और JK SSB के एग्जाम्स में आया है। 71, व्हाट इज द अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड कॉल्ड, एयर म्यूजिक नॉइज स्पीकर्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है।
और क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, तो टोटल 72 क्वेश्चन थे इसमें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 73 भी है इसमें। ठीक है, टोटल है 73 क्वेश्चन इसमें। तो आप ये क्वेश्चन आप कर लेना, ट्राई करना। अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड ये करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो ख़त्म होता है। तो अब कल से हम लाएंगे जीके पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं। देखिए अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे मतलब करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल वो रहेगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस अब जीके पे लाएंगे, हर एक टॉपिक पे हम लाएंगे 50 क्वेश्चंस। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, तो किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए प्रीवियस ईयर के, जो कि जेके एसएसबी एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो रिसेंटली हुए हैं, जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।